सभी विद्यार्थियों को। हेलो हाय, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। तो हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स 2023 के कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रजुल मैनी ने। किसने जीता है? रजुल मैनी ने यूएसए 2023 का मिस इंडिया का खिताब जीता है। मिशिगन यूएस की मेडिकल छात्रा रजुल मैनी ने न्यू जर्सी में आयोजित वार्षिक प्रतियोगिता में मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो जो रजुल मैनी हैं वो यूएस में मेडिकल की छात्रा हैं। किसकी हैं? मेडिकल की छात्रा हैं यूएसए में। मैसाचुसेट्स की स्नेहा नाम्बियर को मिसेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया है। जो मिसेज इंडिया यूएसए हैं उन्हें किसको किया गया है? स्नेहा नाम्बियर को। स्नेहा नाम्बियर को मिसेज इंडिया यूएसए घोषित किया गया है। तो हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, COP28 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? COP28 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो किया गया है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में इसका आयोजन हुआ है। और ये आयोजन हुआ था 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। कब तक हुआ था? 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। अगर इसकी COP28 की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। और इनका उद्देश्य होता है जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर के देशों के शीर्ष नेताओं का एक सम्मेलन है। किसका? ये जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं का एक सम्मेलन है। क्या है? COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगला प्रश्न है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? ध्यान रखना दोस्तों, सियाचिन जो है उसके ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर, याद रखना, मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो ये बनी है फातिमा वसीम। कौन बनी है? फातिमा वसीम। और जो फातिमा वसीम को 15,200 फीट की ऊंचाई पर एक पोस्ट पर तैनात किया गया है। किस पोस्ट पर? ऑपरेशनल पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर पर। और ये 15,200 फीट पर तैनात हुई हैं। कौन हुई है? फातिमा वसीम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने अवार्ड के साथ 3 लाख यूरो भी प्रदान किए हैं। कितने किए हैं? 3 लाख यूरो। और ये पुरस्कार किसने दिया है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने। अफगानिस्तान की एनजीओ है उसको ये पुरस्कार और साथ में 3 लाख यूरो भी दिए हैं। और जो ये एनजीओ है वो अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है ये एनजीओ? अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकार और को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिए ये एनजीओ अफगानिस्तान में काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? कबीर बेदी को जो हाल ही में जो इटली में जो नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट है उसे सम्मानित कबीर बेदी को किया गया है। और ये एक हिंदी अभिनेता है, बॉलीवुड के अभिनेता हैं।
और दोस्तों ये अवार्ड मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना, इस नाम से भी इस पुरस्कार को जाना जाता है। और ये इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। ये इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है और इसकी स्थापना 3 मार्च 1951 को की गई थी। ये हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसे हाल ही में व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो जो पुष्पा भारती हैं, पुष्पा भारती, इनको अभी हाल ही में जो व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। और ये एक प्रसिद्ध हिंदी की लेखिका हैं। किसकी हैं? हिंदी की लेखिका हैं। और उनको ये पुरस्कार 2016 के जो संस्मरण यादें यादें और यादें, जो इनकी ये रचना थी यादें यादें और यादें, उसके लिए इनको 33वें व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछा जाता है को कि इनकी किस रचना के लिए इनको व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है, तो दिया गया है यादें यादें और यादें। और इनको जो सम्मान मिला है वो 33वां व्यास सम्मान है। क्या सुना है? 33वां व्यास सम्मान है, वो पुष्पा भारती को मिला गया है। और जो व्यास सम्मान है ये साहित्यिक पुरस्कार है और जो पहली बार 1991 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में पहली बार दिया गया था। और ये एक साहित्यिक पुरस्कार है। ये जो व्यास सम्मान है वो साहित्यिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवंबर 2023 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? तो नवंबर 2023 था, उसके लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन के लिए पुरस्कार दिया है। वो किसको दिया गया था? ये दिया गया था नाहिदा अख्तर को, नाहिदा अख्तर को। और जो नाहिदा अख्तर हैं वो बांग्लादेश की ओर से जीतने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर हैं। ये बांग्लादेश की महिला खिलाड़ी हैं क्रिकेट की, और ये बांग्लादेश की ओर से पहली बार किसी ने जीता है ये अवार्ड। किसने जीता है? नाहिदा अख्तर ने। अब वहीं अगर हम पुरुष मेंस की बात कर लें तो नवंबर 2023 के लिए मेंस का जो क्रिकेट ऑफ द मंथ पुरस्कार है वो दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड को अवार्ड मिला है। वही ट्रेविस हेड जिन्होंने करोड़ों भारतीयों का वर्ल्ड कप के फाइनल में दिल तोड़ दिया था। ट्रेविस हेड, इसको कौन भूल सकता है। अगला प्रश्न हमारा, गेंदों के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? गेंदों के लिहाज से, याद रखना दोस्तों, गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज T20 में 2000 रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? वो हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाए हैं गेंदों के लिहाज से। और जो सूर्य कुमार यादव हैं, इन्होंने जो भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से 56 पारियों में ये मुकाम हासिल किया है। कितनी पारियों में? 56 पारियों में ये मुकाम हासिल किया है। और इन्होंने जो अभी हाल में जो दक्षिण अफ्रीका का भारत ने दौरा किया है, वहाँ पे इन्होंने ये सूर्य कुमार ने ये मुकाम हासिल किया है। और सूर्य कुमार भारत के इस समय T20 फॉर्मेट के कप्तान हैं। ध्यान रखना दोस्तों, T20 फॉर्मेट के कप्तान हैं। बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? याद रखना, बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो वो क्रिकेटर हैं, कौन है? मोहम्मद शमी। भारत के महान गेंदबाज मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए सिफारिश की है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में शमी ने शानदार प्रदर्शन किया था और वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद अर्जुन जो अवार्ड है वो खेल के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। तो सबसे ऊंचा सबसे बड़ा कौन सा अवार्ड है? मेजर ध्यानचंद, खेलों के मामले में। ध्यान रखना, खेलों के मामले में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद अर्जुन अवार्ड है वो दूसरे नंबर पे आता है और इसके लिए मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2023-24 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो वो है नितिन साहनी। नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है और ये ब्रिटिश भारतीय संगीतकार हैं और वह सलमान रुश्दी की 1981 की बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रन के स्क्रीन रूपांतरण के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए नितिन साहनी जाने जाते हैं? सलमान रुश्दी की जो 1981 की बुकर पुरस्कार विजेता मिडनाइट चिल्ड्रन के स्क्रीन रूपांतरण के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो यूके में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल साहित्यिक पुरस्कार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में जो तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तमिल वासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर सेर्गी में किया गया है। तो फिर समझ गए होंगे तिरुवल्लुवर है क्या। तिरुवल्लुवर जो है वो तमिल वासियों के बीच में एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक है। तिरुवल्लुवर एक भारतीय कवि और दार्शनिक थे। कौन थे ये? यानी कि तिरुवल्लुवर एक इंसान का नाम है जो एक भारतीय थे और एक महान कवि और दार्शनिक थे। और इन्होंने तिरुक्कुल्लुरसांग के लेखक थे और उन्हें आमतौर पर वल्लुवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMD द्वारा 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 49वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 49वें स्थान पर। और IMD क्या है? IMD की फुल फॉर्म समझ लेते हैं। IMD होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। उसको क्या कहते हैं? IMD को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहा जाता है। और जो इसमें जो पहले नंबर पर है रैंकिंग में वो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। और दूसरे नंबर पर उसका नाम आता है नीदरलैंड का। दूसरे नंबर पर कौन आता है? नीदरलैंड। और वहीं तीसरे नंबर की बात की जाए तो आता है सिंगापुर। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो क्या नंबर आता है? इंडिया आता है 49वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? तो जो अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी BJP ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। किसने बनाई है? भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी ने 230 सीटों में से 163 सीटें जीती हैं। कितनी जीती हैं? 163 सीटें जीती हैं 230 सीटों में से। और मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। किसको बनाया गया है? मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो जीती हैं वो 115 सीटें। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अभी हाल ही में चुनाव हुए थे उनमें 115 सीटें जीती हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 69 सीटें जीती हैं। और जो भजन लाल शर्मा हैं वो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री BJP की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बने हैं। और भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली ही बार मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस खिलाड़ी ने 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मुरली श्रीशंकर ने। किसने जीता है? मुरली श्रीशंकर ने 35वां जिमी जॉर्ज पुरस्कार जीता है। तो जो श्रीशंकर हैं वो राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में लंबी कूद के रजत पदक विजेता हैं। कौन है ये श्रीशंकर? ये राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने और एशियाई खेलों में लंबी कूद के रजत पदक विजेता हैं।
इन्होंने केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए ये पुरस्कार जीता है। यानी केरल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? श्रीशंकर। इन्होंने इसके लिए पुरस्कार जीता है और इस पुरस्कार में इनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार तथा एक पट्टिका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सीआरपीएफ का कार्यवाहक महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनीश दयाल सिंह को। अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जो अनीश दयाल हैं वो मणिपुर कैडेट के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसके हैं 1988 बैच के मणिपुर के आईपीएस अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस 1000 थे, जो इससे पहले महानिदेशक थे। इससे पहले अनीश दयाल सिंह से इनसे पहले कौन था? जो मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस 1000, वो सीआरपीएफ के महानिदेशक थे। और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। और सीआरपीएफ का जो मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महारत्न कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पीजीसीआईएल को। पीजीसीआईएल को स्कॉच गोल्डन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अब ये पीजीसीआईएल होता क्या है? तो पीजीसीआईएल क्या होता है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी पीजीसीआईएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी इसकी स्थापना पीजीसीआईएल की? 1989 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है, वो है गुरुग्राम में, हरियाणा में। और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। कौन है? कांदी कुप्पा श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जावेद अख्तर को। किसको किया जाएगा? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा। और इन्हें भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर और मिस्टर इंडिया जैसी हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्मों के सह लेखक भी हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, आप में से कितने लोगों ने इन फिल्मों को देखा है, कितनी फिल्में आपको इनमें से अच्छी लगी हैं। मैंने तो 6 की 6 मूवीज़ देखी हैं और मुझे अगर वहीं सबसे अच्छी मूवी की बात की जाए तो वो शोले फिल्म थी। कौन सी थी? शोले फिल्म थी, जिसको जावेद अख्तर जी ने लेखक के साथ सह लेखक थे, जावेद अख्तर जी थे। कितने आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वियतनाम के। किसके? भारत और वियतनाम के मध्य जो बिनबैक्स 2023 का आयोजन है, वो जो संयुक्त अभ्यास है वो किया जा रहा है। और इस बार ये अभ्यास 11 से 21 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक? 11 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास बिनबैक्स साल 2018 में शुरू किया गया था, यानी इसको 5 सालें हो गई हैं। 5 साल से ये चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डोनाल्ड टस्क को। किसको चुना गया है? डोनाल्ड टस्क हैं, उन्हें पोलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। संसद के 400 सीटों वाले निचले सदन में टस्क के समर्थन में 248 संसदीय वोट पड़े। पोलैंड एक मध्य यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी वार्सा है। इसकी राजधानी पोलैंड की क्या है? वार्सा है। और जो डोनाल्ड टस्क हैं, जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनको 400 सीटों में से 248 वोट इनको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? ये किए हैं भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने देश में सौर परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट LOC पर हस्ताक्षर किए हैं। और LOC का उद्देश्य भारत में सौर फोटोवोल्टिक्स PV परियोजनाओं को बढ़ावा देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जो रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ समझौता किया है और ये सौदा 10 साल की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए है और इस सौदे में 5300 करोड़ रुपए से अधिक का किया गया है। कितने से किया गया है? 5300 करोड़ से अधिक का ये सौदा किया गया है और ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाली तोपों में उपयोग किए जाएंगे। किसमें किए जाएंगे? भारी क्षमता वाली तोपों में ये इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज उपयोग किए जाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगती है आप मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।